नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से टीआरई की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा और इसमें कुछ सीटें बाकी रही है, उनका रिजल्ट ही जल्दी जारी कर दिया जाएगा। यानी कुछ कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी, उसका कार्य डीटीए द्वारा किया जा रहा है और ये कार्य रेवेन्यू बोर्ड द्वारा नहीं किया जाकर डीटीए द्वारा किया जा रहा है। जो भी डॉक्यूमेंट्स में क्यूरीज है, जो भी प्रॉब्लम है, वो कैंडिडेट उनको सबमिट कर देगा। सबमिट करने के पश्चात में उनकी लिस्ट डीटीए द्वारा चयन बोर्ड को भेज दी जाएगी, वो चयन बोर्ड आपका रिज़ल्ट जारी कर देगा, ठीक है? अब इसमें अब बात करेंगे कि आपका जो रिकमेंडेशन है, वो चयन बोर्ड द्वारा इसी सप्ताह भेजने की पूरी चांसेज़ है कि रेवेन्यू बोर्ड को आपका जो डाटा है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका रिज़ल्ट है, वो रिकमेंडेशन कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्व मंडल अजमेर को भेज दी जाएगी। अब राजस्व मंडल अजमेर उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर आपकी नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट करेगा। अब इसमें ये क्यूरीज ये है, कई लोगों की क्वेश्चन ये रहता है कि क्या पुनः वेरिफ़िकेशन होगा? साथियों, जहाँ तक मान्य है कि आपका पुनः वेरिफ़िकेशन होने के चांसेस बिल्कुल नगण्य हैं। अगर रेवेन्यू बोर्ड वेरिफ़िकेशन भी करता है, तो उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कैंडिडेट की संख्या कम है, तो आपका वेरिफ़िकेशन मैक्सिमम 2 दिन में वेरिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाएगा, अगर करवाना चाहेंगे तो। हालाँकि लगता तो यही है कि वेरिफ़िकेशन आपका नहीं होगा, डायरेक्ट ही आपको नियुक्ति मिलेगी। जब आपको नियुक्ति मिलेगी, तो उस संबंध में जो रेवेन्यू बोर्ड द्वारा ऑर्डर जारी किया जाएगा, उसमें आपकी पोस्टिंग जिला कलेक्टर के माध्यम से मिलेगी। अब जिला कलेक्टर आपको पोस्टिंग जिले में कहीं भी जहाँ भी सीटें रेवेन्यू बोर्ड के डिपार्टमेंट है, जैसे तहसील है, कोलोनाइज़ेशन है, सेटलमेंट डिपार्टमेंट है और संभागीय कार्यालय है, वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। वो जहाँ भी सीटें वैकेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। यानी रेवेन्यू बोर्ड आपको जिला अलॉट कर देगा और जिला कलेक्टर के माध्यम से आपकी पोस्टिंग का कार्य किया जाएगा। अब जब आपका ऑर्डर जारी होगा साथियों, उसमें निम्नलिखित शर्तें दी जाएगी, उन शर्तों का पालन आपको करना होगा। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन साथियों इसमें ये रहेगी कि यह नियुक्ति राजस्थान सेवा नियम 1951, राजस्थान राजस्व अधिनियम लेखा सेवा नियम 1975 एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन है। राज्य सेवा में दिनांक 1 जनवरी 2004 से अथवा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। यानी ये जो ये लास्ट वाला वाक्य है, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि 2022 से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है, तो आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम आपकी नियुक्ति पर लागू होगी। नेक्स्ट कंडीशन रहेगी, अभ्यर्थियों को राजस्थान राजस्व अधिनियम लेखा सेवा नियम 1975 के नियम 32(2) के अकॉर्डिंग तहसील राजस्व लेखाकार पद का संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। संस्थागत प्रशिक्षण के लिए प्रत्यक्ष आदेश जारी किए जाएँगे। देखिए, जैसे आपकी नियुक्ति हो जाएगी, नियुक्ति के पश्चात में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी संस्थागत प्रशिक्षण आपको प्राप्त करना होगा। वो 3-4 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग टोंक में होगी। अब वो ट्रेनिंग करने के पश्चात में साथियों आपको प्रोबेशन के टाइम पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो ट्रेनिंग में आपको जो एग्ज़ाम लगेगी, वो एग्ज़ाम आपको पास करना अनिवार्य होगा। अगर आप एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई सेवा से रिमूव कर दिया जाएगा। हालाँकि इसमें सभी कैंडिडेट पास कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं होता है, नॉर्मल एग्ज़ाम होता है, तो आपको 3 चांसेस इसमें दिए जाते हैं, तो आप इसको आसानी से पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अब यहाँ पे नाम आएगा, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार जो आपका 10th की मार्कशीट है, उसके अकॉर्डिंग मिलान होगा। अभ्यर्थी को राजस्थान राजस्व अधिनियम लेखा सेवा नियमों के अनुसार भविष्य में अनिवार्य प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते समय ₹10 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबंध पत्र या बॉन्ड नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर आपको देना होगा। देखिए, जेआरएम तो क्या होता है, जेआरएम में जब ट्रेनिंग होती है, उसमें किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं लिया जाता है, जबकि टीआरए में बॉन्ड लिया जाता है। इसमें बाध्यता होती है कि आप 2 साल से पहले सेवा को नहीं छोड़ेंगे। जो सरकार द्वारा आपकी ट्रेनिंग पर और सैलरी पर पैसा खर्च किया गया है, उस राशि तथा ब्याज राशि आपको चुकानी होगी। अगर आप पहले से नौ यानी 2 साल से पहले अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं, तो आपको बॉन्ड राशि जमा करानी होगी। वो राशि कितनी होगी, बॉन्ड में लिखी आएगी कि आपको इतनी राशि, अगर आप ट्रेनिंग पर आप पर जितना पैसा खर्च किया गया है और सैलरी पर आपका जो पैसा दिया गया है, उसका ब्याज आपको चुकाना होगा, अगर आप 2 साल से पहले नौकरी छोड़ना चाहते हैं या अदर सर्विस में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियम के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमएचओ अथवा पीएमओ के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, किंतु महिलाओं के संबंध में सक्षम अधिकारी किसी महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा। यानी जो मेल कैंडिडेट है, उनको तो पीएमओ, सीएमएचओ से बनवाना होगा और जो फीमेल कैंडिडेट है, उनको जो महिला चिकित्सक होती है, जो सरकार द्वारा उनको निर्धारित कर रखा है, उनसे आपको बनवाना होगा। अन्यथा आपकी जो नियुक्ति है, यानी आपकी उपस्थिति देंगे आप जब जॉइनिंग पे, वो स्वीकार्य नहीं की जाएगी। नेक्स्ट बात करें, अभ्यर्थी को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जैसा कि वो अभी बात कर चुके हैं कि आपकी ट्रेनिंग लगेगी, ट्रेनिंग में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अब निर्धारित अवधि में आपको 3 बार मौके दिए जाएँगे, अगर 3 बार से
में आप एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो आपको सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्ज़ाम आसानी से पास हो जाती है। नेक्स्ट है, यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाए जाए अथवा ये प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्व लेखाकार होने की क्षमता नहीं है, तो सरकार इन्हें सेवा से तुरंत विमुक्त कर सकेगी। यानी अब सरकार जो आपका प्रोविज़न काल होता है, आप सभी को पता है कि इसमें आपको प्रोविज़न पे रखा जाएगा। अब उसमें आपके आचरण को देखा जाएगा। अब अगर आप किसी प्रकार का दुर्व्यवहार सेवा में करते हैं, तो आपको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। हालाँकि ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं करता है या नहीं करेगा। नेक्स्ट है, यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है, परंतु राज्य सरकार इन्हें विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण या अर्हता प्राप्त कर लेने पर इनको राजस्व राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में स्थायी आधार पर नियुक्ति कर सकेगी। जैसे भी आप विभागीय परीक्षा पास कर लेंगे और आपका संतोषप्रद प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके पश्चात में आपको स्थायी कर्मचारी मान लिया जाएगा और जो स्थायी कर्मचारी को जो सेवा पे लाभ दिए जाते हैं, जैसे डीए है, एचआरए है, सीसीए है, अगर आप कोई ऑफिशियल टूर से या ऑडिट पे टीए के जाते हैं, तो आपको टीए भी मिलेगा। और जो कोई विकलांग भत्ता है, वो भी आपको मिलेगा। अगर आप डेपुटेशन पे जाते हैं, तो आपको डेपुटेशन भत्ता भी दिया जाएगा या कोई आपको एक्स्ट्रा कार्यभार दिया गया है किसी ऑफ़िस का, तो एक्स्ट्रा कार्यभार भार के संबंध में भी आपको पेमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें क्या रखा है कि अभ्यर्थी को दिनांक यानी जब आपको ऑर्डर जारी होगा, अब मान के चलो जनवरी में जारी होता है, तो आपको 15 दिन का लगभग समय दिया जाएगा। तो 15 दिन में आपको उपस्थिति करनी होगी, ठीक है? अब उ उपस्थिति आप करेंगे तो उसके संबंध में जैसे आप जॉइनिंग देंगे, जॉइनिंग की एक कॉपी आपको रेवेन्यू बोर्ड को भेजनी होगी। वो मेल के माध्यम से या लिखित लेटर के माध्यम से आपको भेजनी होगी। अगर जो कट ऑफ डेट दी गई है, अगर उसमें आप जॉइनिंग नहीं कर पाते हैं, तो आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। यानी आप अगर समय पे जॉइनिंग नहीं करते हैं, विभाग को सूचित किए बगैर, तो आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। और जो साथी जॉइनिंग नहीं करना चाहते, किसी कारणवश से वो एक्सटेंशन लेना चाहता है, तो वो लिखित में अभ्यवेदन प्रस्तुत करके रेवेन्यू बोर्ड को एक्सटेंशन ले सकता है। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व परिवीक्षा काल में नियत वेतन यानी पहले छठे वेतन आयोग में ये 13,200 रुपया था, लेकिन अब आपको 23,700 रुपया प्रति मंथ आपकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी को यानी अभ्यर्थी अस्थायी आधार पर तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान वित्त विभाग की अधिसूचना या अधिसूचना दे रखी है। हालाँकि अब आपके जो ऑर्डर आएगा उसमें अधिसूचना आएगी जो 30 अक्टूबर 2017 की आएगी। उसमें आपको बताया जाएगा कि जैसे आप प्रोबेशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको मकान किराया भत्ता दिया जाएगा, महँगाई भत्ता दिया जाएगा, सीसीए दिया जाएगा, विशेष वेतन दिए जाएँगे और प्रोबेशन काल में जो इस प्रकार के भत्ते हैं, वो नहीं दिए जाते हैं, प्रोबेशन काल कंप्लीट होने के पश्चात में आपको दिए जाते हैं। अब साथ में इसमें एक विशेष रूप से एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि ये जो आपका जो प्रोबेशन का काल है, उसके रिगार्डिंग माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका विचाराधीन है, जिसमें गोपाल कुमावत ने एक याचिका लगाई थी, उसमें वो हाई कोर्ट से भी केस जीत गया था और डबल बेंच से भी जीत गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने चुनौती दे रखी है कि जो प्रोबेशन काल होता है, उसमें कंप्लीट वेतन दिया जाए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग पूरा वेतन दिया जाए। हालाँकि ये मामला अभी विचाराधीन है, काफ़ी 2015 से विचाराधीन है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है। हालाँकि संभावना कोई नहीं है, यानी प्रोबेशन में जो स्थायी वेतन है, वही दिया जाएगा, पूरा वेतन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है, 2 वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही इनका वेतन निर्धारण किया जाएगा, जो वित्त विभाग की अधिसूचना 30 अक्टूबर 2017 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। परिवीक्षा काल में आप सभी को पता है कि आपको किसी प्रकार की वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी और अन्य भत्ते बिल्कुल भी नहीं दिए जाएँगे। और राज्य सरकार के जो आदेश संख्या है, पुराना ऑर्डर है, तो इसमें जो अप्रैल 22 में आपका ओल्ड पेंशन स्कीम लगा था, उसके अकॉर्डिंग आपको जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेवा एवं परिलाभ देय होंगे। और प्रशिक्षण अवधि में आप सभी को पता है कि आप आरएसआर पढ़ चुके हैं, तो इसमें सिर्फ़ सीएल के अलावा किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाता है। सिर्फ़ इसमें जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं, उनके रिगार्डिंग दिया जाता है और जो बच्चा होने पर जो अवकाश दिया जाता है, मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश, वो दिए जाएँगे। उसके अलावा किसी प्रकार के अवकाश नहीं दिए जाएँगे। ठीक है? अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है 16 नंबर का, जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं यानी ऑलरेडी जॉब में हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे, यानी उनका पे प्रोटेक्शन हो जाएगा, अगर वो टेक्निकल रीज़न देके आते हैं तो। परंतु पदस्थापन पर कार्य ग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किए जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र यानी एलपीसी लास्ट पेमेंट का जो सर्टिफिकेट है, वो आपको प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी अवैध पाए जाते हैं, तो उनकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। और जो आपको जॉइनिंग मिलेगी, जॉइनिंग के समय जो आपको कार्यभार ग्रहण करना है, उसके रिगार्डिंग आपको किसी प्रकार का टीए यानी यात्रा भत्ता आपको देय नहीं होगा। उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन रहेगी। यानी सरकार कोई भी अगर इसमें रूलों में अमेंडमेंट करती है, तो उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आपकी नियुक्ति होगी। नेक्स्ट है, यह नियुक्ति चरित्र एवं आचरण ठीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही है।
यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं आचरण के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट का अधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए जाएँगे। देखिए, जब आपको नियुक्ति मिलेगी तो उस संबंध में जो आपका पुलिस वेरिफ़िकेशन होगा, वो आपकी नियुक्ति मिलने के पश्चात में किया जाएगा। यह बहुत बढ़िया इनका नियम है या इनका जो भी इनिशिएटिव है वो अच्छा है। क्योंकि अगर जॉइनिंग से पहले पुलिस पुलिस वेरिफ़िकेशन करवाएँगे तो उसमें काफ़ी समय लगेगा, 15-20 दिन मिनिमम लगेंगे। तो कैंडिडेट को जॉइनिंग दे दी जाएगी और द उसके पश्चात में डिपार्टमेंट द्वारा पुलिस वेरिफ़िकेशन का कार्य किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट गलत आचरण पाया जाता है, उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य है या कोई एफआईआर दर्ज है थाने में और मामला न्यायालय में विचाराधीन है या उसको सज़ा दी जा चुकी है, तो उस संबंध में जिस कैंडिडेट को सज़ा दे चुका है न्यायालय, तो उसकी जो भी अभ्यर्थना है या उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी और जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अगर क्रिमिनल केसेज़ का है, तो डिपार्टमेंट उसके ऊपर उस रूल्स के अकॉर्डिंग कार्रवाई करेगा। ठीक है? नेक्स्ट बात करें, उक्त नियुक्ति आदेश सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग, जयपुर का अधिसूचना क्रमांक। देखिए, ये मामला था 2017 में था, हालाँकि ये कंप्लीट हो चुका है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ़ ये एमबीसी कैंडिडेट के लिए है, यानी जो एमबीसी कैंडिडेट है, उनके लिए है। एमबीसी कैंडिडेट का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ठीक है? तो इसके बारे में बात कर चुके हैं, साथ ही कंप्लीट बात कर चुके हैं कि ये आपकी जो नियुक्ति होगी, उस समय आपको कौन-कौन सी शर्तों का पालन करना होगा, आपको प्रोबेशन में कितनी सैलरी मिलेगी, पुलिस सत्यापन आपको किस प्रकार से होगा और जो आपकी नियुक्ति मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी। ठीक है साथियों? थैंक यू।